सभी तीर्थ स्थानों में हिंदी जानने वाले और बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, चाहे विदेश के किसी भी छोर पर हों। कन्याकुमारी में भी यही बात दिखाई दी। एक 7-8 वर्ष का बालक जो संध्या से ही हमारे था, हिंदी में धड़ल्ले से बात कर रहा था। वह हमें आसपास के सभी दर्शनीय स्थानों का परिचय देने को उत्सुक था। यात्रियों को घुमा फिरा कर दिखाना उसकी आजीविका थी। 7:30 बजे कन्याकुमारी से चलकर हम तीनों रास्ते में पड़ने वाले एक अन्य विशाल मंदिर शुचिंद्रम का दर्शन करते हुए और द्रविड़ कजगम पार्टी वाले एक ऊंचे पहाड़ की लंबी चट्टान से जो जुड़ा हुआ था, 9-9:30 बजे त्रिवेंद्रम के अपने डाक बंगले वापस आ गए। यह था छोटा सा अंश आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के यात्रा वृत्तांत केरल की शारदीय परिक्रमा का। नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद सिंह साहित्यकार हूँ। अब तक मेरे 4 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। पिछले पन्ने की औरतें, पचकौड़ी, कस्बाई सिमोन और शिखंडी। विभिन्न विषयों पर मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं। लगभग 50 से अधिक पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। कार्यकारी संपादक के रूप में मैंने साहित्यिक पत्रिका सामयिक सरस्वती का संपादन किया है। मैं स्तंभकार हूँ। समसामयिक विषयों पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लिखती हूँ। व्हिसिल ब्लोअर भी हूँ। लेकिन मैं आज प्रधाननामा में अपने साहित्य की चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हुई हूँ, बल्कि एक ऐसे विशेष साहित्यकार के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जिन्होंने अपने विशेष सैद्धांतिक विचारों के द्वारा आलोचना पक्ष को समृद्ध किया। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म 4 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मगरयार ग्राम में हुआ था। वे साहित्य जगत का एक जाना माना नाम तो रहे ही हैं, साथ ही पत्रकार, संपादक, समीक्षक और प्रशासक भी रहे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचकों में माना जाता है। वे शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात समीक्षक रहे हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के पिता का नाम श्री गोवर्धन लाल वाजपेयी था तथा माता जी का नाम जनक दुलारी वाजपेयी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग में संपन्न हुई। उन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षा काशी हिंदी से उत्तीर्ण की और उनका विवाह श्रीमती सावित्री देवी से सन 1925 में हुआ। उस समय वाजपेयी जी की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। सन 1936 में उनके यहाँ प्रथम पुत्र ने जन्म लिया। इसके बाद 1941 में एक पुत्री का जन्म हुआ और 1945 में एक और पुत्र ने जन्म लिया, अर्थात वे 3 संतानों के पिता थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी अपने आजीविका के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्य करते रहे। उन्होंने भारत में संपादक के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही काशी नागरी प्रचारणी सभा में सूरसागर का संपादन किया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का भी संपादन किया। वाजपेयी जी कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक रहे और इसके बाद 3 मार्च 1947 से
1 अक्टूबर 1965 तक सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। वे विभाग की स्थापना के बाद दूसरे विभागाध्यक्ष थे। उनके पूर्व पंडित आनंद मोहन वाजपेयी विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष थे। सागर विश्वविद्यालय का मनोरम वातावरण उन्हें बहुत भाया। वे विश्वविद्यालय परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य को मंत्रमुग्ध होकर निहारा करते थे। सागर झील में भी उन्हें बहुत ही आकर्षण दिखाई देता था। वे कहा करते थे कि इस झील की लहरें मुझे निरंतर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने दीर्घ अवधि के कार्यकाल में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रति एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना के नए मौलिक प्रतिमान गढ़े। सागर विश्वविद्यालय के बाद वे कुछ समय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति के पद पर रहे, किंतु 21 अगस्त 1967 को उज्जैन में ही अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के निधन से हिंदी साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति हुई और समस्त हिंदी साहित्य जगत उनके जाने से स्तब्ध रह गया। लेकिन उनका अवदान हमेशा हिंदी साहित्य के साथ रहेगा और भावी साहित्य के विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा, नए नए विचारों को प्रतिपादित करने का अवसर देता रहेगा। यदि बात की जाए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के साहित्यिक अवदान की, तो शुक्लोत्तर काल की समीक्षा को नया आयाम देने वाले स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का आगमन छायावाद के उन्नायक के रूप में हुआ था। उन्होंने छायावाद द्वारा हिंदी काव्य में आए नवोन्मेष का, नवीन सौंदर्य का स्वागत किया। उस नवोन्मेष का सहृदयता से मूल्यांकन भी किया। अपने गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने अपनी मौलिक दृष्टि से ही काम लिया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी शास्त्र की आधारभूत मान्यताओं के माध्यम से युग की संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए कवियों, लेखकों या कृतियों की वस्तुपरक आलोचना करते रहे। वे भाषा को साध्य न मानकर साधन मानते थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख हैं प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। विचारों में विविधतापूर्ण गहराई आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के चिंतन की विशेषता रही। इसीलिए उनके वैचारिक स्थापना के आकलन में भी विविध आग्रह मिलते हैं। छायावादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के साहित्य को, विचारों को देखते हुए उन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी और आध्यात्मवादी जैसे विशेषण का प्रयोग करते हुए संबोधित करते हैं। यह वाजपेयी जी की विशेषता थी कि वे एक धारा में नहीं रुके। आलोचक नंद किशोर नवल ने वाजपेयी जी की आलोचना में विरोध के स्थान पर समन्वय और विवादी स्वरों के स्थान पर संवादी स्वरों का उल्लेख किया है।
उनमें भौतिकतावाद के साथ भाववाद और आध्यात्मवाद के साथ मार्क्सवाद का समन्वय दिखता है। नंदकिशोर नवल जी वाजपेयी जी को समन्वयवादी आलोचक मानते हैं। बच्चन सिंह जी ने भी उनकी आलोचनात्मक मान्यता को भाव निष्पत्ति और रूप सौंदर्य के आधार पर आकलित किया है। उन्होंने विभिन्न मतवादों, विचारों, आग्रहों का समन्वय करने का प्रयास किया, यह सभी आलोचक मानते हैं। आचार्य वाजपेयी के अनुसार कथाकार प्रेमचंद के कथा पात्र वर्गगत, जातिगत हैं, व्यक्तिगत नहीं। यह एक विशेष आलोचना दृष्टि थी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी की, जो उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों को रेखांकित करते हुए, उनका आकलन करते हुए कहा कि प्रेमचंद के कथा पात्र वर्गगत, जातिगत नहीं बल्कि व्यक्तिगत थे। उनके अनुसार प्रेमचंद भावात्मक एवं समसामयिक कहानी लिखते थे। भक्त कवियों और छायावादी कवियों के मूल्यांकन में आचार्य शुक्ल की सीमा का जोरदार समर्थन किया वाजपेयी जी ने। छायावादी नूतन कल्पना, छवि, भाव और भाषा रूपों पर पहली बार सकारात्मक दृष्टि से बात की। वाजपेयी जी निराला की आलोचना करते हुए बुद्धि तत्व और काव्य शैली को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने जैनेन्द्र के सीमित दृष्टिकोण, वैविध्यहीनता, काल्पनिकता और ह्रासोन्मुखी मूल्यों पर भी प्रहार किया। यानी आप देखेंगे कि नंदुलारे वाजपेयी जी एक कठोर समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे प्रेमचंद की भी आलोचना करते हैं, सकारात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जैनेन्द्र में जो नकारात्मक पक्ष है जैनेन्द्र के लेखन में, उसको भी सामने रखते हैं। शेखर एक जीवनी की मार्मिकता को तो वे स्वीकार करते हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से इसे निम्नतर रचना बताते हैं। अश्क के उपन्यास संसार को सजीव परंतु प्राणियों को उन्होंने निर्जीव कहा। छायावाद पूर्व जो खड़ी बोली काव्य का दाय और कविता में आधुनिक युग के प्रवर्तन का श्रेय था, वे मैथिली शरण गुप्त जी को देते हैं। साकेत में सूक्ष्म कवित्व को स्वीकार करते हैं। साकेत को वे आरंभिक कृति और कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ मानते रहे। प्रसाद के नाटकों की ऐतिहासिकता और काव्यात्मकता को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया है, उद्घाटित किया है अपनी आलोचनात्मक दृष्टि के द्वारा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की दृष्टि में काव्य जीवन के सौंदर्य का अनुसंधान करता है। काव्य के साथ ही कथा साहित्य का आकलन करते हुए उन्होंने कहा कि कथा साहित्य और नाटक में सामाजिक प्रभाव मूल चेतना होती है। वाजपेयी जी की दृष्टि में जयशंकर प्रसाद को स्वच्छंदतावादी और लक्ष्मी नारायण मिश्र को पुनरुत्थानवादी माना गया। काव्य में रसवाद को स्वीकार करते हुए भी इसे बहुत उपयोगी नहीं माना उन्होंने। उनके अनुसार यह काव्य के मूल कथ्य को क्षति पहुंचाता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रगीत और प्रबंध की तुलना करते हुए प्रगीत को ऐसा शिल्प माना जिसमें कवि की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव है। जहाँ तक आलोचना का प्रश्न है तो वाजपेयी जी ने घिसे पिटे पुराने सिद्धांतों को अपनाने के स्थान पर सिद्धांत विहीनता को श्रेयस्कर समझा। उद्भावना उनकी आलोचना का प्रिय शब्द रहा। यह उद्भव और उद्भाव दोनों ही अर्थ स्तरों पर उनकी आलोचना दृष्टि को मूल्य प्रदान करता है। अपनी आलोचना पुस्तक आधुनिक साहित्य को वे सन 1930 से 1942 तक के हिंदी साहित्य की
कतिपय मुख्य कृतियों और प्रवृत्तियों का विवेचन करने वाले समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह कहते हैं। भूमिका में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में साहित्य विवेचन की कमी के कारण इन निबंधों में नई उद्भावना के लिए पूर्ण स्थान रहा है। मेरी ये समीक्षाएं और निबंध निर्माण की पगडंडियां हैं। इसी पुस्तक की भूमिका में वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रुचि और प्रतिबद्धता जन्य सीमाओं को रेखांकित करते हुए भी उनके ऐतिहासिक योगदान को उद्भावना के स्तर पर ही मूल्यांकित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि मानवीय मनोभावों का सुंदर और स्पष्ट अध्ययन लेकर शुक्ल जी ने उसके स्थान पर भारतीय काव्य शास्त्र की जो मनोरम व्याख्या की है उसका ऐतिहासिक महत्व है। इस नई व्याख्या के द्वारा उन्होंने देश की एक प्राचीन किंतु विस्मृत प्राय समीक्षा प्रणाली को नई दीप्ति और नया जीवन दिया। उनकी ये व्याख्याएं निर्देश परंपरा का अनुसरण नहीं करती, उनमें नए युग का नया विज्ञान और नई दृष्टि है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का युग बोध और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि उनकी छोटी छोटी टिप्पणियों में मुखरित हुई है। पंत जी के परवर्ती साहित्य पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है कि सन 1932 या उसके आसपास पंत जी कवि के बदले कलाकार अधिक हो गए और काव्य रचना के स्थान पर कुछ ऐसी कृतियां करने लगे जो ललित की अपेक्षा उपयोगी अधिक थीं, अथवा जो सीधे ही क्यों न कहें काव्य की अपेक्षा काव्याभास अधिक थी। नई कविता पर विचार करते हुए वे बच्चन की कविताओं को एक नई आलोचनात्मक उद्भावना के साथ मूल्यांकित करते हैं। वे हरिवंश राय बच्चन की कविताओं के बारे में कहते हैं, अनुभूति के क्षेत्र में बच्चन की सी गहराई छायावादी कवियों में कम ही मिलेगी। यद्यपि बच्चन की यह गहराई अत्यधिक वैयक्तिक है। प्रयोगवादी कवियों के रचना क्रम की आलोचना करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए विशेष दृष्टि होनी चाहिए। वे काव्य दोष के रूप में उसे देखते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति से यह जाहिर है कि कवि पर एक अतिरिक्त बुद्धिवादिता का शासन है। यह अनिश्चित मानसिक स्थिति का व्यक्ति है और काव्य की वास्तविक भावभूमि पर पहुंचने में अक्षम है। उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति से तो मूलवर्ती कवि कर्म के ही अभाव की सूचना मिलती है। ऐसी कमी जो कवित्व की सत्ता पर आघात करती है, उसी क्रम में वे हरिवंश राय बच्चन की पुनः सराहना करते हैं। प्रयोगवाद का मूल्यांकन करते हुए वे उसके नकारात्मक एवं प्रतिगामी ऐतिहासिक प्रभाव को भी रेखांकित करना नहीं भूलते। वे लिखते हैं, प्रयोगवादी काव्य की इस अंधाधुंध में सबसे बड़ी बुराई यह हुई है कि काव्य और कला संबंधी स्थिर पैमानों पर किसी का विश्वास नहीं रहा। इसी क्रम में वे साहित्य की सर्वकालिकता के प्रश्न को उठाते हुए उनकी चिर स्मरणीयता और स्थायित्व को जातीय भावों और संस्कृति से जोड़ते हैं। उनके अनुसार वास्तव में सभी महान कवि जातीय भावों और संस्कृति के प्रतिनिधि होते हैं, किसी विशेषवाद के नहीं। सामाजिक जीवन में नए परिवर्तन होने पर महान कवियों की भाव और कला विभूति अपना आकर्षण नहीं खोती, वह स्थायी साहित्य और संस्कृति का अंग बन जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि समकालीन प्रचलित मान्यताओं से अछूता और
अप्रभावित निष्कर्ष पाने में विश्वास रखती है। वे पूर्वाग्रही आलोचक कभी नहीं रहे। तटस्थ विचारशील उनके आलोचना का मुख्य गुण है। इसीलिए वे छायावादी युग में नए का स्वागत करते हैं और प्रयोगवादी साहित्य की तात्कालिकता और विचलन का भी सही मूल्यांकन करते हैं। तटस्थ और निष्पक्ष आलोचना दृष्टि से ही आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी अपनी मुख्य आलोचनात्मक दृष्टि का अवदान इस हिंदी साहित्य जगत को करते हैं। हिंदी साहित्य जगत को एक विशिष्ट आलोचनात्मक दृष्टि देने के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का योगदान अविस्मरणीय रहेगा और हिंदी साहित्य के नवीन विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। धन्यवाद।